आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। यूपीए हुकूमत ने 2013-14 के बजट में 3000 करोड़ से ज्यादा की रकम मुख्तस की थी मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए। उम्मीद की जा रही थी कि इस रकम से अक़लियत खासकर मुसलमानों का भला होगा। वजीर आजम ने भी कहा था कि मुल्क के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन अफसोस की बात है कि यूपी हुकूमत अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है, लेकिन अक़लियतों के समाजी और इक़्तिसादी हालत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। मुल्क का अक़लियती तबका अबूरी बजट से भी उम्मीदें लगाए है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर पिछली बजट का क्या हुआ। इसी मौजू पर हम खुली बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएनयू से वाबस्ता सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, मुस्लिम दानिश्वर और सियासी तज्जियाकार अतर फारूकी साहब, समाजी कारकुन इलियास मलिक साहब और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। आम इंतखाबात सर पर है। मरकजी हुकूमत अपने उन अधूरे कामों को पूरा दिखाने की कोशिश में मसरूफ है जिनके बारे में उसे अवामी सतह पर जवाब तलब किए जाने का खौफ सता रहा है। इन अधूरे कामों में अक़लियतों की फलाह के लिए किए गए हुकूमत के ऐलानात पर अमल का मामला सबसे अहम है। ऐसे में हुकूमत को अबूरी बजट भी पेश करना है। उम्मीद की जा रही है कि इस अबूरी बजट या वोट ऑन अकाउंट में अक़लियतों को मनाने की कोशिश एक बार फिर नजर आएगी, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि गुज़श्ता बजट में किए गए सरकारी ऐलानात का आखिर क्या हुआ। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात के माहौल में वादों और दावों का बाजार गर्म है। मुसलमान एक बार फिर सभी सियासी पार्टियों की तवज्जो का मरकज है, और हो भी क्यों नहीं। आखिर यही वो तबका है जो आजाद हिंदुस्तान की तारीख में अपने हुकूक से महरूम किया गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुल्क की तारीख का सबसे कड़वा सच यही सामने आया है कि जिस तबके के लोग सैकड़ों बरस तक इस मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं, आज वही तबका सबसे पसमानदा और महरूम लोगों का एक ग्रुप है। इस सूरत हाल को बदलने के लिए वादे किए गए और मुल्क के बजट में मुसलमानों की बहबूद को अव्वलियत देने का ऐलान हुआ। सन 2011 और 12 के बजट में अक़लियतों की फलाह के लिए 2750 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, तो सन 2012 और 13 के बजट में इस रकम को बढ़ाकर 3135 करोड़ रुपए किया गया, और सन 2013 और 14 के बजट में इस रकम को मजीद बढ़ाकर 3511 करोड़ रुपए करने का ऐलान हुआ है। हालांकि ये रकम पसमानदगी में मुसलमानों के तकरीबन बराबर ही खड़े दलित और कबायली लोगों की फलाह के बजट के मुकाबले में महज खानापूरी ही लगी। सन 2013 और 14 के जिस बजट में तमाम अक़लियतों के लिए 3511 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे थे, उसी बजट में दलित और कबायली लोगों को दी जाने वाली रकम 66,159 करोड़ थी। फिर भी मुल्क के पसमानदा मुसलमान पुरुम्मीद थे कि हुकूमत ने उनकी हालत-ए-ज़ार में सुधार की पहल की है, लेकिन जब इन ऐलानात की अमली तस्वीर सामने आई तो सारा मामला ही बदल गया। बजट में हुकूमत ने जो रकम अक़लियतों की फलाह के लिए मुख्तस की, उसमें से बहुत मामूली हिस्सा मुतल्लिका महकमों को जारी किया गया, और जो रकम जारी हुई उसका भी बहुत मामूली हिस्सा फलाही स्कीमों पर खर्च हुआ, और जो रकम खर्च की गई उसका भी कोई फायदा बदहाल मुस्लिम तबके तक पहुंचता नजर नहीं आया। आदाद शुमार के मुताबिक अक़लियतों के तालीमी बहबूद के लिए मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन को बजट में 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया, लेकिन अगस्त 2013 तक उसे महज 1 करोड़ रुपए जारी हुए और उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। रियासती वक्फ बोर्डों के कंप्यूटराइजेशन के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्तस हुए, लेकिन अगस्त तक 1 करोड़ 65 लाख रुपए ही रिलीज किए गए और उनमें से 89 लाख रुपए खर्च होना बाकी थे। अक़लियती नौजवान को हुनरमंद बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस हुए, लेकिन अगस्त तक महज 5 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और वो भी खर्च नहीं किए जा सके। अलबत्ता हुकूमत के दावों की तशहीर के लिए जो 40 करोड़ रुपए तय किए गए, उनमें 33.33 करोड़ रुपए फौरन ही रिलीज किए जा चुके थे। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों की हकीकत बखूबी बयां करती है, लेकिन तय रकम भी जरूरतमंदों पर खर्च न करके वापस कर दिए जाने में अपनी कोताही कोई नहीं मानता। मरकजी हुकूमत की दलील है कि स्कीमें बनाना और उनके लिए रकम देना मरकज का काम है और इन स्कीमों पर अमल कराना रियासती हुकूमतों का जिम्मा है, जो उन्होंने पूरा नहीं किया।
अब एक बार फिर उबूरी बजट की तैयारी है। मुस्लिम अक़लियत की आंखों में फिर यही सवाल है कि इस सूरत हाल को बदलने की कोई संजीदा पहल होगी या फिर उन्हें सिर्फ वादों और ऐलानात के सब्ज बाग दिखाकर ठगा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय। नाज़रीन, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरह से जो बजट में एलोकेटेड अमाउंट है, जो राशि तय की गई है, जो पैसे तय किए हैं मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, वो भी पूरे तौर पे खर्च नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं अनवर पाशा के साहब की तरफ और उनसे पूछने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि 10 साल का एक बड़ा वक्फा यूपीए सरकार को मिला, कांग्रेस की जो सरकार है उसको 10 साल का एक वक्त मिला। क्या इन 10 सालों में जो भी वादे उसने किए थे वो पूरे कर पाई या नहीं? अनवर पाशा साहब। जाहिर है कि 10 साल का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा होता है और हुकूमत कोई भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा इस 10 साल के वक्फे में इस तरह से कर सकती है कि वो अपनी तमाम पॉलिसियों को, अपने तमाम प्रोग्रामों को बखूबी चाहे तो अमल दरामद कर सकती है और अवामी जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरे उतर सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूपीए की हुकूमत को जो 2 टर्म्स मिले, यानी 10 साल का जो वक्फा मिला है, उस वक्फे में जिस तरह की प्लानिंग हुई और जिस तरह से अवाम की तवक्कुआत थी उनमें खासा फर्क नजर आता है। अवामी तवक्कुआत कुछ ज्यादा थी और हुकूमत की जो पॉलिसियां और जो हुकूमत के प्रोग्राम रहे वो जाहिर है कि नाकाफी रहे। अगर आप अक़लियतों के हवाले से बातें करें तो एक बड़ी अहम बात इस सिलसिले में इस दरमियान में ये आई कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये 2 बड़ी कमेटी और कमीशनें आई, उनकी रिपोर्टें आई, उनकी सिफारिशात आई और उनमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अक़लियतों के कहां कहां क्या किस तरह के मसाइल हैं, उनकी पसमानदगी की शरह क्या है, कहां वो किस सतह पर पहुंचे हुए हैं। बाज़ औक़ात वो ये भी कहा गया कि दलितों से भी ज्यादा पसमानदा हैं। तो इन तमाम बातों को पेश नजर रखते हुए अगर आप देखें तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन को भी पेश हुए, उनकी रिपोर्ट को पेश हुए, एक अरसा गुजर गया, लेकिन उस पर कोई खातिर ख्वाह जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, जिस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी और बजट में जिस तरह का एलोकेशन किया जाना चाहिए था, जाहिर है कि वो काम नहीं हो सका। और कुल्ली तौर पर ये अनवर पाशा साहब, मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा सरकारें ये कहती हैं कि पूरा वक्त नहीं था, हमारे पास टाइम की कमी थी, हमने काम शुरू किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। अब एक सरकार हमारे पास ऐसी है जो पिछले 10 साल से हुकूमत में थी, बरसरे इख्तिदार थी। अगर 10 साल में भी कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं दे पाई तो मुसलमान या अक़लियत किससे उम्मीद रखें? ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि 10 साल का वक्फा बहुत होता है। 10 साल में अगर आप अपनी पॉलिसियों पे अमल दरामद न कर सकें, आप किसी भी तबके, माशरे के किसी भी तबके के लिए या जनरल आवाम के लिए भी अगर आपने इस 10 साल में ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाई और ऐसे इक़दाम नहीं उठाए तो जाहिर है कि आप सरासर इसको नाकामी मौकूफ करेंगे कि हुकूमत नाकाम रही 10 साल में। उसके पास ये कहने का जवाब भी नहीं है कि उसके पास वक्त नहीं था या उसके पास ऐसे मौके नहीं मिले कि जहां वो उसको अमली जमा पहना सके अपनी पॉलिसियों को। जाहिर है कि ये बिल्कुल नाकामी है हुकूमत की कि अगर हुकूमत ने इस 10 साल के वक्फे को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉलिसियां वज़ा नहीं की और उन पॉलिसियों पर अमली जामा पहनाने के लिए उस तरह के इक़दाम नहीं किए जिस तरह के इक़दाम की जरूरत थी, तो हम इसे सरासर नाकामी पे ही मौकूफ करेंगे। अनवर पाशा साहब ने कहा कि ये जो 10 साल का वक्त मिला है यूपीए सरकार को, उसमें अगर बहुत कुछ नहीं कर पाई तो कहीं भी बगैर किसी तमहीद के उन्होंने ये बात कही कि ये सरकार की नाकामी है। अतर फारूकी साहब, आपने अनवर पाशा साहब की बात सुनी, आपने वो पैकेज भी देखा, आपसे जानना चाहते हैं, अनवर पाशा साहब ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि प्लानिंग जो है सरकार की और लोगों की जो उम्मीदें हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तजाद है और उसको पूरा करने की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की। उनको काफी मौका मिला लेकिन शायद वो नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग में कमी रह गई या लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी? मैं अपनी बात तो जो अभी आपने एक रिपोर्ट पेश की है उसमें एक दिलचस्प बात कही गई है, उसके हवाले से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान बहुत पसमानदा हैं जो इस मुल्क पे 700-800 वर्षों तक हुक्मरान रहे। तो इस पे मुझे मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट कैंटवेल स्मिथ का वो बयान याद आता है कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान पहली दफा जमहूरियत में उस सूरत हाल से दो चार हैं जब न वो हुक्मरान हैं न कोई उनका हुक्मरान है। इस सूरत से वो कैसे निमटते हैं, इसी पे मुसलमानों के मुस्तकबिल का इन्हिसार होगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि यूपीए हुकूमत 10 साल रहे और 50 साल रहे और 100 साल रहे, जब तक कम्युनिटी के इदारे
واچ ڈاگ ادارے یعنی محتسب ادارے حکومت کے اوپر گرفت نہیں کریں گے تب تک بجٹ کی بات چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کی یا کسی بھی کمیونٹی کی فلاح کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بجٹ بننے کی تیاری شروع ہوتی ہے تو ہر حکومت اکتوبر نومبر کے مہینے میں جی مختلف کارپوریٹس کو، مختلف طبقات کے لوگوں کو بلاتی ہے کہ آپ بتائیے کہ ہم بجٹ میں آپ کے لیے کیا مختص کریں۔ تو اس میں بہت اسرٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پہ کارپوریٹس، خاص طور پہ دوسرے طبقات۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اب تک کبھی کوئی ریپرزینٹیشن اس کمیٹی کے سامنے نہیں ہوا۔ کل جب آپ نے مجھے یہاں بلایا تو یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ سب سے پہلے میں یہ پتہ کروں کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے۔ تو مجھے میرے ذہن میں سب سے اہم نام آیا مسلم مجلس مشاورت کا، جس کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ ہندوستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سب کی امبریلا آرگنائزیشن ہے۔ میں نے ان کے صدر جناب ظفر الاسلام خان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے وسائل محدود ہیں، ہماری ایکسپرٹیز محدود ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم نے کبھی اس موضوع کے اوپر مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس طرح کی گروپ آرگنائزیشن کی کمی ہے جو ایک پریشر گروپ کے طور پہ ایکٹ کر سکے اور مسلمانوں کی جو معاشی اور اقتصادی جو ضرورت ہے اس کو سرکار تک پہنچا سکے۔ جی، اس کو بھی سرکار تک پہنچا سکے، اور جس طرح جب بجٹ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ خرچ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا ذکر آپ نے کیا، اس کو لے کے ہم ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس قسم کا اس کا اسٹرکچر ہے اور جس قسم کے خرچے کرنے کی اسے اجازت ہے وہ کیا مسلمانوں کے لیے پاسبل ہے۔ مثلا جیسے ایک ان کا بہت وہ ہے کہ گرلس طالبات کا اگر کوئی کالج ہو تو اس کا ہاسٹل بنانے کے لیے وہ پیسے دے سکتے ہیں۔ مطلب طالبات کا اسکول یا کالج بنانے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، کالج بنانے کے لیے نہیں بلکہ ہاسٹل بنانے کے لیے پیسے دیں گے۔ تو مگر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر حکومت کو خط لکھتے ہیں، ہر چیز پہ بہت احتجاج کرتے ہیں، مطلب وہ کیوں نہیں انہوں نے صحیح پالیسیز بنائی؟ کیوں نہیں حکومت سے کہا کہ بھئی آپ ایسی پالیسیز بنائیے کہ جو آپ بجٹ میں مختص کرتے ہیں؟ صاحب آپ کی بات کو لے کر کے میں آتا ہوں ریاض صاحب کے ساتھ۔ یہ بتائیے، آپ کا مشاورت سے بھی تعلق ہے اور سماجی کارکن بھی ہیں، کہ جس طرح کی بات اطہر فاروقی صاحب کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بالکل کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسا آرگنائزیشن یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سرکار تک یا پاور تک یہ پہنچایا جا سکے کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ اگر بجٹ میں ایلوکیشن آیا ہے تو اس میں کتنا خرچ ہوا، کتنا واپس گیا، اس کو لے کر کے کوئی نفع نقصان یا فائدہ کس طرح سے پہنچا مسلمانوں کو یا نہیں پہنچا، اس پر نظر رکھنے کا کوئی سسٹم یا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ذمہ داری مسلمان قوم کی خود کی ہے یا سرکار کو اس میں اور سنجیدہ ہو کر کے ایک میکینزم بھی بنانا چاہیے کہ جو اس نے اسکیم اناؤنس کی تھی وہ مسلمانوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ملک صاحب دیکھیے، ایسا ہے کہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو بجٹ مختص کر رہی ہے اقلیتوں کے لیے، اس کے لیے وہ ایک سسٹم کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سسٹم ہے اس کے تحت اسٹیٹس ذمہ دار ہوتی ہیں، اور اسٹیٹس میں ضروری نہیں کہ وہاں کانگریس کی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو سکتی ہے، اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، بہت ساری وجوہات، یعنی صوبائی سرکار۔ ہاں، صوبائی سرکار میں اگر یہ ہم لوگ سونیا گاندھی سے ملے بھی تھے اس سلسلے میں کافی پہلے، اور ان سے یہ گزارش، نہیں یہی تو المیہ ہے کہ ملنے والوں کی کمی نہیں، ملتے ہیں لوگ، یہ کچھ نکل کر نہیں آتا ہے۔ ان سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ اس میں آپ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیے، جی، اس لیے کہ جو بھی اسکیم بن رہی ہے وہ اسکیم اگر اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے، اسٹیٹ میں نافذ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل پاتا، اور اس میں پورا سال گزر جاتا ہے۔ آخر میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو عمل میں نہیں آیا، یہ پیسہ واپس آ گیا۔ ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں حکومت پہلی بات تو کوشش یہ کرے کہ وہ سینٹر سے سارا نظام چلائے،
स्टेट्स को इसमें इन्वॉल्व न करे। जैसे बहुत सारी स्कीमें नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? फेडरल स्ट्रक्चर को आप देखिए, अभी जो मौलाना आजाद की स्कीमें हैं वो मौलाना आजाद की स्कीमें सेंटर से डायरेक्ट हैं, उसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई अप्लाई करता है डायरेक्ट। चलिए, मैं आपकी बात समझ कि उसमें सियासत की तरफ आपका इशारा है। दूसरी बात ये थी कि एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे उसको। अब रहा दूसरी जो आपकी बात कहने की है कि भाई हमारी तरफ से भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हमारी तरफ भी, चाहे वो तंजीमें हों, चाहे वो सरकर्दा शख्सियात हों, चाहे वो समाजी और सियासी कारकुन हों, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कौम में बेदारी पैदा करें। कौम के जिम्मेदारान जो हैं वो ये बताएं लोगों को कि भाई ये स्कीम आई है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो असल में ये कामयाब तभी होगी जब हुकूमत की तरफ से भी इसमें कोशिश की जाए और साथ ही अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को भी इसमें पूरी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, तब इसके कामयाबी। ब्रेक से पहले हम प्रोफेसर मुनीर आलम साहब से बात कर लेते हैं। मुनीर आलम साहब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इदारा है, उससे वाबस्ता हैं और एक माहिर इक़्तिसादियात हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुनीर आलम से पहली बात तो आप ये बताएं कि 3,511 करोड़, क्या ये रकम ठीक है हिंदुस्तान के तकरीबन 20 से 22 करोड़ मुसलमानों के लिए? फैल साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल है और खुसूसन ये सवाल मुश्किल मेरे लिए इसलिए है कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में रिसर्च से मेरा ताल्लुक पिछले 40 साल से। मैंने बहुत लोगों का काम करते देखा, मैंने प्लानिंग को भी देखा, मैंने प्लानिंग कमीशन को भी देखा। मसला ये नहीं है कि कौन सी रकम 3,500 करोड़ सही है या 4,500 करोड़ सही है, ये इसके ऊपर मुनहसर है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आप चाहते क्या जी? आपका जो एंड रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो क्या चीज है, कौन सी एरियाज, कहां पे आप किस चीज को आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट को करना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन को करना चाह रहे हैं, आप फिजिकल सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं। ये एक्चुअली इशू क्या है? जब ये इस तरह की बात होती है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव, नेचुरली रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप सारी दुनिया के आप किसी भी जगह चले जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है और हमें ये देखना ये है। मुनीर आलम साहब, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत अहम गुफ्तगू कर रहे हैं मुनीर आलम साहब कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिफाइन करना चाहिए और फिर उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेते हैं ब्रेक। राजनीति नहीं, काजनीति। मैं शबीर अहमद, राहुल गांधी जी की इस काजनीति से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार SMS के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल। SMS से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। हमारा 7वां सवाल है, किस पार्टी की सरकार गरीबों का भला कर सकती है? अगर आपका जवाब कांग्रेस है तो टाइप करें A, बीजेपी है तो टाइप करें B और दीगर है तो टाइप करें C। हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें AAM स्पेस अपनी राय A, B या C और भेज दें 59090 पर। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर में ही
अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए सर। हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है, ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। MDH आंवला प्राश, हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश, जो भी खाए हो जाए इसका दीवाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। खुली बहस में हमारे साथ मौजूद हैं अनवर पाशा साहब, अतर फारूकी साहब, इलियास मलिक साहब और प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। ब्रेक में जाने से पहले मुनीर आलम साहब ये बता रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पहले डिफाइन करने की जरूरत है और फिर उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। मुनीर आलम साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव को समझने की जरूरत है और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और उसके बाद ही कोई एलोकेशन जो है किसी भी फंड का वो हो सकता है। नंबर एक चीज तो ये बहुत ही बदकिस्मती ये है कि ये जो मिनॉरिटी का जो पूरा मिनॉरिटीज का इशू है वो बेसिकली इशू है क्या, उसमें मुसलमान है कहाँ पे? क्योंकि मिनॉरिटीज को एक वो तो है नहीं कि साहब एक कोई सेक्ट है, एक कोई एक चीज है और आपने कहा कि सारा का सारा पैसा। मसला ये है कि उसमें जो ये डिवीजन 3,500 करोड़ रुपए में सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहा है, उसमें 5 जो आपकी मिनॉरिटीज हैं, जो बड़ी मिनॉरिटीज हैं, जिसके अंदर सिख भी शामिल हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, जिसके अंदर अब जैन भी शामिल हो गए। तो ये सारे के सारे ये उसके अंदर आ रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुसलमान जो है वो सबसे बड़ी मिनॉरिटी है। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो मिनॉरिटीज, जो मुख्तलिफ मिनॉरिटीज हैं, उनको किस तरह से एलोकेट किया जाए। आज तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो सकी, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों को जिस चीज के लिए भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर का 15 नुकाती प्रोग्राम, उसके ऊपर 4-5 चीजें जो है वो मेजर कही गई हैं। उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें फिजिकल सिक्योरिटी भी है, उसमें लिविंग लेवल्स ऑफ लिविंग की सारी चीजें हैं। कभी इसके ऊपर ये बात नहीं हो सकी कि एक्चुअली जो मुस्लिम्स के इश्यूज हैं किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जाए, कहां पे क्या किया जाए। बेसिक इशू ये है कि ये जो हमारे प्रोफेसर हजरात बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, और वो सबसे बड़ी ये है कि मुसलमानों के ऊपर वजह क्या है कि सिर्फ सच्चर कमेटी एक चीज आ सकी, सिर्फ रंगनाथ मिश्रा कमीशन आ सका। हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया है, हमारे पास हमदर्द है। आप ये बताएं कि कितने लोगों ने, हम लोग कुछ और नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुस्लिम इश्यूज पे पीएचडी करवा सकते हैं। हमने कितने स्टूडेंट्स से पीएचडी करवाई? देखिए, प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है एक नंबर।
اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ نے بات کیا تھا کہ 10 سال میں اس یو پی اے سرکار نے کیا کیا. میں کوئی یو پی اے سرکار کا اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اس یو پی اے سرکار نے اس 10 سال کے اندر ایک سچا کمیٹی دے دیا، اور اس کمیٹی نے بڑی ایمانداری سے کام کیا اور آپ کو ایک بیس لائن فیگر دے دیا جس کے بیسس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. جی انور پاشا صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دو کمیٹی، یہ کمیشنر کمیٹی جو ہے یہ حکومت نے، مرکزی حکومت نے بنائی تھی مسلمانوں کے حالات، اقلیتوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور اس سمت میں خاطر خواہ سفارش کرنے کے لیے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ان کے حالات کو بدلنے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان دو کمیٹیوں یا کمیشنوں سے قبل کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، بہت سارے سرویز ہمارے پاس ہو چکے ہیں، ان کی رپورٹیں موجود ہیں. آپ نے پی ایچ ڈی کی بات کی، ان ایشوز پہ پی ایچ ڈی کے مقالے بھی جمع ہو چکے ہیں، وہ تمام ہیں. ان دو کمیٹیوں اور کمیشن کی معتبریت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ سرکار کے ذریعے، مرکزی حکومت کے ذریعے قائم کردہ کمیٹیاں تھیں. ایک کو ہیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس رنگناتھ مشرا، وہ کمیشن. دوسرے کو ہیڈ کر رہے تھے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس راجندر سچر. ان کمیٹیوں کی جو معتبریت ہے اس کے حوالے سے ہم ان پہ مرکوز کر کے بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ وہ کمیٹیاں ہیں جن کو خود مرکزی سرکار نے قائم کیا تھا، خود ان کو تشکیل دیا تھا. لیکن پاشا صاحب، میں آپ کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پروفیسر منیر عالم صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سچر کمیشن، رنگناتھ مشرا کمیشن، ٹھیک ہے اس کی اسٹیچوٹری کمیشن بنایا گیا تھا، انڈر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا تھا، ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود یہ جس طرف اشارہ دلانے دے رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمانوں میں خود بھی اتنی بیداری ہونی چاہیے کہ اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کے بارے میں لوگوں میں بیداری لائیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں کہ مسلمانوں کی پاورٹی لائن کے نیچے کتنے ہیں، مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ کیا ہے، مسلمانوں میں مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے، اس کے بارے میں عام بیداری ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو اسکیمز گورنمنٹ کی طرف سے لائی جاتی ہے وہ کیا ہے، ان تک کیسے پہنچا جائے، ان کو کیسے فیضاب ہو جائے، اس کی کمی ہے. میں اطہر فاروقی صاحب سے جاننا ایک چیز ذرا سی معاف کیجیے گا، میں ذرا سا ایک چیز وہ کہنا چاہتا ہوں. یہ بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہ نہیں، میں بالکل آپ سے پوری طرح سے متفق ہوں کہ سچر کمیٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ کمیٹی تھی، اسٹیچوٹری کمیٹی تھی اور اس کی اپنی امپورٹنس تھی. نیچرلی میں اگر پی ایچ ڈی کر کے اگر کوئی چیز سامنے لاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وہی کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے اداروں کے ذریعے کیے گئے سروے ہیں جو باعث اس لیے جی دیکھیے باعث ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا آپ نے یہ کہا کہ صاحب پہ ڈیٹا تھا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. نیشنل سیمپل سروے کا ایک زمانے تک یہ بات کہی جاتی رہی کہ مسلمانوں کو اوپر کوئی ڈیٹا ہی نہیں، جبکہ نیشنل سروے جو این ایس ایس جو ہے اس کا ڈیٹا کتنے عرصے سے ہے اور کس چیز پہ نہیں ہے، امپلائمنٹ اینڈ امپلائمنٹ. کم سے کم دو تو ان کے میجر سرویز ہوتے ہیں جو کہ کنزمپشن ایکسپینڈیچر کے اوپر تو امپلائمنٹ اینڈ امپلائمنٹ. ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں بڑی کوتاہی کی ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوتاہی پہ بیٹھے رہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں ہم اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں اور کیا ہم کر سکتے ہیں. ہمیں ایک نمبر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بیس لائن نمبر ہوتا ہے. منیر صاحب آپ نمبر کی بات کریں، کچھ نمبر ہمارے پاس بھی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو فائنڈنگ ہے، رپورٹ ہے پلاننگ کمیشن کی 2011 کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو پاورٹی ریٹ ہے وہ 23.7% ہے اربن سیکٹر میں اور 13.3% ہے رورل سیکٹر میں. مسلمانوں کو جو لون ملتا ہے بینک سے وہ ہے صرف 3.2% مسلمان جو ہیں وہ لون پا پاتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں کہ 2.1% مسلم فارمرز جو ہیں ان کے پاس ٹریکٹرز ہیں، یعنی جو انڈیکیٹرز آپ دیکھیے کس حد تک کم ہیں. اس کے بعد اگر ویلفیئر اسکیم کی بات کریں تو وہ ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. ہاؤسز جو گورنمنٹ سرکاری طور پہ جو عمارتیں بنتی ہیں، چاہے وہ راجیو گاندھی یوجنا ہو، آواس یوجنا ہو، اس میں بھی مسلمانوں کا جو یہ ہے جو شیئر ہے بہت کم ہے. ہاؤس الاٹمنٹ میں 2.88% مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی اسکیم، چاہے وہ ہاؤس کی ہو یا دوسری ہو، فائدہ پہنچتا ہے. اور فیئر پرائس شاپ جو بہت ایمبیشس اسکیم رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اس میں جو مسلمانوں کا جو شیئر ہے وہ صرف 6.9% ہے. ایسی صورتحال میں کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے، چاہے آج کی سرکار ہو یا ماضی کی سرکار رہی، ان کی نیت اور ان کی پلاننگ پہ شک نہیں ہوتا. نہیں میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا جو ہر کام ہے وہ تو اپنے سیاسی مفادات کے تحت ہوتا ہے. حکومت سے تو آپ کسی چیز کی توقع ہی مت کیجیے. جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کرنا آپ ہی کو ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ
سارے فروئی کام کرتے ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پچھلے 67 سال میں ہر فروئی مسئلے پہ آپ کو جمع کرتی ہے, آپ کو نعرے لگواتی ہے, آپ کو گولیاں کھلواتی ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بینکس کی بات کی, بینکس کے بارے میں مسلم علماء جن کی سیاسیین کے ساتھ بہت گہری ساٹھ گاٹھ ہے, مستقل یہ کہتے ہیں کہ بھائی بینک سے لون مت لیجئے, یہ تو سودی نظام ہے. تو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مسلمان ترقی کرے, مسلمان سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائے. تو یہ آپ کا اپنا وہ ہے. اچھا, جہاں تک یہ مانیٹرنگ کمیٹی حکومت بنا دے اور یہ کر دے, بڑی موٹی بات یہ ہے کہ حکومت جینوئنلی جو کام کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتے ہیں. یہ کوئی مانے گا کہ وہ دہلی میں حکومت کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرانا چاہتی تھی؟ نہیں, حکومت تو نہیں چاہتی تھی, ہو گیا. تو سسٹمز اس طرح کے کہ جب تک آپ خود بیدار نہیں ہوں گے تو چیزیں آپ کی ٹھیک نہیں ہوں گی. اور انفارچونیٹلی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ جو ہماری دینی قیادت ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں ایک بہت اچھا رول اگر کہیں تو وہ نہیں نبھایا ہے مسلمانوں کی, جس طرح سے مسلمانوں کی اکنامک گروتھ کی بات ہے اس کو لے کر کے. آپ سے جاننا چاہیں گے الیاس ملک صاحب, آپ کا مجلس مشاورت سے بھی تعلق ہے, کہ یہ بتائیے کہ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے اطہر فاروقی نے کہ اگر بینک سے لون لینے کی بات ہے, شاید 3.2% کا جو فگر, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ مانا جاتا ہے کہ بینک سے لون لینا کہیں نہ کہیں شریعت کے خلاف ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے مضمون ایسے دیکھے ہیں جس میں جو منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کی جو اسکیمز ہیں جس میں لون لینے کی پروویژنس ہے, چاہے فائنینشیل کارپوریشن سے لینے کی بات ہے, اس میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم لون نہ لو. تو کہیں پہ یہ نہیں تاثر جاتا ہے کہ اگر آپ لون بھی نہیں لیں گے, اگر آپ کسی طرح کی امداد نہیں لیں گے تو آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے, جو آپ کی اقتصادی اور معاشی بہتری وہ کس طرح سے ہوگی؟ فیصل صاحب قطع کلام ہوتا ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اس میں جو قسطوں پہ آپ کو مکان ملتا ہے, جیسے ڈی ڈی اے وغیرہ کو آپ پے کرتے ہیں, تو مسلمان اس میں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا مکان اتنے کا ہے, جب ہم ڈی ڈی اے کو پے کریں گے تو اتنے کا ہو جائے گا, اس میں اتنا سود ہے. تو مسلمان اس تک میں نہیں جاتے ہیں. نہیں, یہ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی ماہر ہے. میں پوری طرح اس سے متفق بالکل نہیں ہوں. وجہ اس کی ہے کہ لون لینے کی آپ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مسلم علاقوں میں آپ دیکھیے تو بینک جو ہیں وہ لون دیتے ہی بہت کم. جی جی جی. تو صرف قیادت کو دیکھیے. ہمارا آپ کی بات مانو الیاس ملک صاحب, آپ نے ایک اہم مدعا اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کو, یہ ہمارے پاس رپورٹس بھی ہیں کہ بینک سے لون نہیں ملتا, لیکن ان کو بھی ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ بھائی تو لینا ہی نہیں چاہتے. دیکھیے اصل بات کیا ہے, جو ابھی ساری گفتگو چل رہی ہے, اصل میں ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے. اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں, کرنا کچھ نہیں چاہتے. آپ 65 سالوں کا 65 سالوں کا ذکر کر رہے ہیں. 65 سالوں میں جو لوگ بھی اٹھتے ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد حکومت کو کہہ کے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر حکومت کو بلیم کر دیا تو میرا کام ختم ہو گیا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ بھی دیا ہے, اگر آپ کو جو ملا ہے اس کو آپ خرچ کر لیجئے تو اس سے آگے مانگنے کے آپ حقدار ہوتے ہیں حکومت سے. ابھی آپ نے جو رپورٹ دکھائی اس میں پیسے واپس جا رہے ہیں. جب پیسے واپس جا رہے ہیں تو اس سے آپ حکومت کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارا بجٹ بڑھائیے, یہ بجٹ تو بہت کم ہے. جب اتنا ہی نہیں خرچ ہو رہا ہے جو مل رہا ہے, تو اس میں اس بات کی ضرورت ہے ایک تو کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو ابھی پروفیسر حضرات ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جمع ہوں اور ایک تھنک ٹینک بنائیں. اور جو ایشوز ہیں, آپ نے سچر کمیٹی کی بات کی, حقیقت یہ ہے کہ سچر کمیٹی کے بعد اگر سب سے اہم کوئی چیز ہے مسلمانوں میں تو وہ تعلیم ہے. کیونکہ دیکھیے جب ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی تعلیمی پسماندگی دور ہو جاتی ہے. جب وہ پڑھ لکھ کر کے کسی پوزیشن پہ جائے گا تو وہ اس کا سوشل اسٹیٹس بھی بڑھ جائے گا, اس کی اکنامیکل پوزیشن بھی صحیح ہو جائے گی. تو تعلیم ایک ایسی چیز ہے. اب جو MSDP میں بجٹ ہے, اگر اس کی یہ کوشش کی جائے کہ اس کا میکسیمم پیسہ جو ہے وہ ایجوکیشن پر خرچ ہو تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اچھا, جہاں تک آپ نے لون کی بات کی, لون جو ہے وہ ایسا نہیں ہے
कितने लोग मान रहे हैं उलमा की बात और कितने लोग मान रहे हैं फतवे की बात। जिसको लोन लेना वो लोन ले रहा है, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले रहा है। लोन मिले तो लोग लेने वाले लोग मौजूद हैं। एक बात मैं आपको कहूं कि जो बात अतहर फारूकी ने उठाई उसमें दम इसलिए है कि ये जो शरिया की बात आती है, ये जो बात आती है कि हराम है हलाल है, उसको ज्यादातर वो लोग जिनमें उतनी बहुत माजरत के साथ तालीम नहीं है, जो रूरल सेक्टर में, वो उस पर ज्यादा अकीदा रखते हैं, वो ज्यादा उसको मानते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो शहरों में और थोड़ा रोशन ख्याल और पढ़े लिखे हैं। उनको लगता है नहीं बैंक से कारोबार करना ठीक है। इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए ये एक बहुत दीनी मसला है। इस पर अगर कोई बात आप कहिएगा आपकी पकड़ होगी, लेकिन ये मसला बहरहाल है। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि बैंकिंग जो है वो आज की हमारी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। बैंक में पैसे जमा करना, बैंक से पैसे लेना, हमारी तनख्वाहें तक सब बैंक से आती जाती। इनकी बात की तायीद जाहिर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बैंक से आप गुरेज नहीं कर सकते। कोई भी कम्युनिटी आज बैंक से गुरेज नहीं कर रही। शायद 1%, 2% मुसलमानों का ऐसा तबका होगा जो बहुत रिजिड होगा इस मामले में और ये कहता होगा कि हम बैंक से कोई कारोबार नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि बाकी जो 98% मुसलमान हैं वो बैंक से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। सवाल ये है कि बैंक से फायदा उठाने के लिए जो शरायत है और मुसलमानों के जो हालात हैं उनको अगर आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि बजा फरमाया आपने एक अहम बात की है जो रवैया है मुसलमान। एक मिनट आता साहब आपके पास वापस आऊंगा। मुनीर आलम साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, बैंक की बात हो रही है कि बैंक से लोग फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन बैंक की शरायत कुछ ऐसी है कि मुसलमान वहां तक उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरे जहन में एक शख्स का नाम आ रहा है, मोहम्मद यूसुफ साहब, बांग्लादेश के, माइक्रो बैंकिंग, ग्रामीण बैंक। उस तरह का कोई इंतजाम या उस तरह की कोई शुरुआत मुसलमानों की अपने तरफ से हिंदुस्तान में क्यों नहीं होती है? क्या ये मसले का हल नहीं है कि उसमें आपका शरिया कंप्लायंस भी हो जाएगा और एक ऐसा निजाम नाफिज हो जाएगा कि मुसलमान जो आम बैंकों का जो निजाम है जिसमें शायद वो फिट नहीं हो पाते हैं, चाहे जो भी वजह हो, उससे बच करके वो एक अच्छे खासियत ग्रामीण बैंक की तरफ से कोई बैंक हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे उनको फायदा पहुंच सके? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात कही। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी सवाल का जवाब दूं, मैं बैंक की बात करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं, मैं इसमें ये बिल्कुल सही है कि ये जो हराम और हलाल का मसला है, शायद मेरा ख्याल ये है कि एक बहुत छोटा सा तबका मुसलमानों का है जो कि इस चीज को इसको वो अहमियत देता है जो कि हमारे उलमा हजरात कहते हैं। सो ये वो एक तबका छोटा है। लेकिन बैंकों के साथ एक बहुत दूसरा मसला। मैं कुछ साल पहले मैंने एक काम करने की कोशिश की, लेकिन यह है कि मैं बदकिस्मती से कर नहीं सका उसको, और इरादा है कि मैं इसको करूंगा। एक चीज होती है एंटरप्रेन्योरियलशिप। जब आप बैंक्स के पास जाते हैं किसी कर्जे के लिए तो आपको अपनी स्कीम के बारे में कुछ न कुछ उनको बताना पड़ता है। ठीक है, ये डेवलपमेंटल बैंकिंग की बात है, डेवलपमेंटल फाइनेंस की बात है, शायद उसके अंदर इतना ज्यादा नहीं होता। मुस्लिम्स में एंटरप्रेन्योरशिप जो होनी चाहिए, जो मुस्लिम यूथ में, हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। और ये मैंने कोशिश की थी अपने उस काम में कि मैं ये देखूं कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, इन दोनों के जो यूथ हैं, इन दोनों की इंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी में किस तरह का फर्क है। हम लोगों के यहाँ फर्स्ट जनरेशन लोग होते हैं जिनको मार्केट के बारे में, और देखिए अब बिजनेस जो है धीरे धीरे। मुनीर साहब, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुनीर साहब ने एक अहम मुद्दे की तरफ इशारा किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहस इसी पे जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट्स। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है, तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा, और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर
एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन 1 लक्ष्यान्वित। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। कहीं आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं कि आपने अपने पद का और अपनी पोजीशन का, अपने पावर का मिस यूज किया है, तो फिर ईमानदारी कहाँ है? देखिए, अगर हमको पद का शौक रहता, जो अश्योर्ड मेरा फ्यूचर है उसको छोड़ के हम एक अनिश्चित इसमें क्यों आ जाते? मुस्लिम मसाइल पर बिहार की साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर परवीन अमानुल्लाह की बेबाक राय। आपका आम आदमी पार्टी में आना आपके लिए पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट है और आम आदमी पार्टी की छवि के लिए कितना सही या कितना गलत है? आम आदमी पार्टी बिल्कुल सेटिस्फाइड है मेरे बैकग्राउंड से, और उन लोग सिर्फ वहाँ की जनता से ही नहीं फीडबैक लेते हैं, बल्कि वो लोग CID वगैरह से भी फीडबैक लेते हैं। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले मुनीर आलम साहब बता रहे थे कि मुसलमानों में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है, बहुत इंटरप्राइजिंग नहीं होते हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या वजह है। मुनीर आलम साहब, मैं ये कह रहा था, नहीं वो बहुत समझने की बात है, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को इन चीजों की तरफ तवज्जो की जरूरत है, और ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि चाहे बैंक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी जगह हो, कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने बायसेस हैं और वो चलेंगे, और मेरी समझ से उन बायसेस को थोड़ा सा इग्नोर करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, और ये सारे जो हमारी कौम के मसले हैं इनको कहीं समझने की जरूरत है। मैं अब आ रहा हूं जो कि बात आपने मोहम्मद यूनुस साहब की जो कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब ने बिल्कुल एक इनकलाब सा ला कर रख दिया। क्यों नहीं हम लोग इस तरह की चीज कर पा रहे हैं, हमारी लीडरशिप क्यों उस बात से उसने आंख बंद की हुई है। मेरा और मसला सिर्फ मोहम्मद यूनुस साहब का नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए। गुजरात की सेवा जो विमेन के लिए जो उन्होंने बनाई है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको अब रिजर्व बैंक ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया और उन्होंने औरतों को लोन देना शुरू कर दिया। क्या वजह है कि हम मुसलमान जो है इस तरह की चीजों के बारे में नहीं सोच पाते? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस ग्रुप को बना करके, और वो ग्रुप लोन लेता है और अपने छोटे छोटे से और दूसरे लोगों को वो उनको लोन देता है, और इस तरह से मामला आगे बढ़ता है। मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम मुसलमान, हम लोग इन चीजों की तरफ थोड़ा सा तवज्जो करें और हम ये देखें कि किस तरह से हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी जरूर है, मेरा बिल्कुल ये नहीं कहना, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को अपने आप भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अनवर पाशा साहब, आपसे जानना चाहिए, जिस तरह की बात मुनीर आलम साहब ने की कि कुछ इंटरप्राइजिंग होकर के खुद भी आगे बढ़ करके जो मौके हैं उनको पकड़ने की, उनको काबू पाने की जरूरत है। उस तरह के मौके लोगों को फराहम नहीं कराए जा सकते हैं हर सतह पे, जो वो खुद से पैदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कौम में, कहीं ना कहीं अक़लियतों में वो कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी है, या जो सरकारी जो स्कीम्स हैं उसको लेकर के उनके अंदर एक जज्बा है कि शायद ये उनके लिए नहीं बनी है, ये इसलिए उसको पाने की कोशिश ही नहीं करते?
देखिए, जहां तक इंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, ये वही कौमें या वही अफराद, वही तबकात उसके फायदे उठा सकते हैं या उस समत में पहल कर सकते हैं जो तालीमी एतबार से वेल इक्विप्ड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तालीम पहली तरजीह होनी चाहिए। एजुकेशन नहीं है मुसलमानों में, एक बड़ी कमी है और हर तरह की कमेटियां इसकी तरफ इशारा करती रही हैं। तो तालीमी बेदारी नहीं होने की वजह से इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की बेदारी के इस समत में हमें बढ़ना है, वो जाहिर है कि मुसलमानों की जानिब से इसमें कमी तो रही है, कोताही रही है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हुकूमत जब स्कीमें बनाती है, जब बजट एलोकेट करती है, तो मसलन आपने SC/ST के बजट को लिया, SC के लिए जो बजट है, शेड्यूल्ड कास्ट का बजट जो एलोकेट किया हुआ है, एक बाज़ाब्ता सब प्लान है बजट का, वो एक मखसूस 15% हिस्सा जो टोटल बजट का है वो जाता है उसकी तरफ। उसी तरह से आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट के लिए 10% हिस्सा जो है वो बजट प्लान का मखसूस किया हुआ है, मख्तस किया हुआ है। इस तरह से क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को हुकूमत मानती है तो उस बुनियाद पर क्या इसके लिए रिकमेंडेशन भी है, बाज़ाब्ता सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंड भी किया है कि इस तरह के बजटरी सब प्लान की जरूरत है। यानी आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही कहीं ना कहीं कोताही। अगर आप इस तरह से बजट मखसूस करें, स्कीमें बनाए, प्लान बनाए, मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो नजर रखे इन सब चीजों पे, खुद विद इन कम्युनिटी भी एक वॉच ग्रुप हो ऐसा जो इन चीजों पे नजर रखे, तो हम समझते हैं कि ये जितनी स्कीमें हैं, बजट जो कुछ भी है जो वापस जा रहा है, ये सूरत नहीं होगी। हम उन स्कीमों पे अमल दरामद करा पाएंगे। इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और हुकूमत से इसलिए हम तवक्को करते हैं कि वी आर ऑल्सो टैक्स पेयर्स, हम टैक्स पे करते हैं जैसे मुल्क के दूसरे आवाम करते हैं, हम भी करते हैं, उसी से खजाने में पैसा आता है, उस पर हमारा भी उतना ही हक है, हम कोई भीख नहीं मांगते। आपसे जानना चाहेंगे अतर फारूकी साहब कि अगर बात करें कि मुसलमानों की 3 जो बुनियादी जरूरतें हैं वो क्या हैं, एक, और दूसरी बात ये कि जो बात अनवर पाशा साहब कह रहे हैं कि बजटरी एलोकेशन है वो यूटिलाइज नहीं हो के वापस जाता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उसकी कोई कमेटी हो, आप उसके लिए क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए? एक तो पहले बताएं कि कौन सी चीजें हैं जिन पर मुसलमानों को ज्यादा जोर देना चाहिए और किस तरह से बजटरी एलोकेशन को यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मुसलमानों का बुनियादी मसला है वो सिर्फ एक ही है, वो है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम। उस पर आप जितना फोकस करेंगे आपके मसाइल उतने ही हल होते जाएंगे। दूसरे ये है कि अगर आप मुतसिब इदारे, वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस हर सतह पे कायम करें तो जो एलोकेशन का मसला है वो हल हो जाएगा। आप बार बार हुकूमत के पीछे पड़िए, बैंकों से पूछिए कि भाई ये स्कीम आई थी, बैंकों को इस पे कर्ज देना था, तो वो अगर आप करें, ये 2 बुनियादी फैक्टर हैं कि जब तक आपकी वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस बजट और बजट से मुताल्लिक चीजों पे तवज्जो नहीं देंगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। नहीं तो वॉचडॉग कौन बनाएगा? ये तो खुद आपको बनाना है, इसमें तो सरकार का कोई रोल नहीं। कम्युनिटी जरूरत है, 2 सतहों पे चाहिए। एक तो गवर्नमेंट की सतह पे मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, कौमी सतह पर, और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी चाहिए, एकदम चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए कि हर साल बजट के साथ जो बजट एलोकेट किया गया वो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कौन उसका जिम्मेदार है, इसकी पूरी और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। बिल्कुल वो भी तभी होगी जब आपकी अपनी कमेटी मॉनिटरिंग या कोई ऐसी चीज होगी जो उनको फॉलो करे कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट के लेवल पर तो मॉनिटरिंग कमेटी भी बनी थी, दोनों सतहों पे मॉनिटरिंग कमेटी भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बनी थी, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। वजह उसकी है कि आपके यहाँ से पूछने वाला कौन गया, ये जरूरी है। हम कितना बेदार हैं अपने, बिल्कुल इसकी वो वॉच डॉग ग्रुप की जरूरत। चलिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात की इन्होंने, इलियास मलिक साहब ने। अच्छा सर, आपसे पहले जानना चाहिए कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है MMA, इसकी जो कारकर्दगी रही है मुसलमानों के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से, क्या उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं हुकूमत की किसी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूं, ये एक बात है। लेकिन जब तक मुताल्लिका कौमें, मुताल्लिका फिरके बेदार नहीं होंगे, वो मुसलसल हुकूमत के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, अपनी जमहूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोई हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं करेगी। इलियास मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा। देखिए, आप आजकल जन लोकपाल बिल की बात हो रही है। जन लोकपाल बिल कैसे बना? ऐसे तो नहीं बना, हुकूमत ने नहीं बनाया, उन लोगों ने कोशिश की जो जन लोकपाल बिल चाहते थे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो स्कीमें आपके लिए हुकूमत बना रही है, आप उसके तहत पहले बेदार हों और उसके बाद उसको लेने की कोशिश करें, और पूरी कोशिश करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको वो मिलती हैं। लेकिन मसला जो है वो ये है कि हमारी कौम में बेदारी नहीं है। हुकूमत की तरफ से तो कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं कमजोर हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसके लिए कोशिश नहीं करते। हम अपने मामला
मामलात में आखिर कोशिश करते हैं कि नहीं करते? अगर हमको टेलीफोन लेना होता है, अगर हमको बिजली का बिल लेना होता है, बिजली का कनेक्शन लेना होता है, हमको घर बनवाना होता है, हम कोशिश करते हैं कि नहीं करते? हुकूमत की इन स्कीमों के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती? जब तक ये हमारे अंदर जज्बा नहीं पैदा होगा कि ये जो स्कीमें हैं ये हमारा हक है और हुकूमत अगर हमें दे रही तो हमें इसको लेना चाहिए, और ये देखना कि इसमें कहां कमी आ रही है, क्या मुश्किलात आ रही है, उसको हुकूमत से वो जो मॉनिटरिंग कमेटी जो बने वो उसको आगाह करे कि भाई यहां दुश्वारियां आ रही, इसको आप आसानी में। मुनीर आलम साहब, क्या आप इलियास मलिक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इलियास मलिक साहब की भी बात से एग्री करता हूं, मैं मेरे और दूसरे प्रेडिसेसर्स ने जो बात की उनसे भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं 2-3 बड़ी स्पेसिफिक चीज कहना चाहता हूं। बहुत जरूरी ये है कि हमारे पास एक माइनॉरिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसको कि चाहे आप माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री के अंडर में करें, चाहे मौलाना आजाद फाउंडेशन के अंडर में करें, ताकि वहां पे रेगुलर मॉनिटरिंग और रिसर्च का काम होता रहे, और ये बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टेट लेवल पर भी जाना चाहिए और दूसरी जगहों में। नंबर 1। नंबर 2, आपने एजुकेशन की बात की, हमारे सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हमें एजुकेशन वो लेना चाहिए जो कि एम्प्लॉयबल हो। एजुकेशन की नवैयत अब बदल रही है। अगर आप ऐसा एजुकेशन, अभी ये बात आई है कि 33% एजुकेशन हिंदुस्तान, इसके मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं, पूरी उसमें सिर्फ 33% लोग ऐसा एजुकेशन ले रहे हैं जो कि एम्प्लॉयबल है, बाकी सारा का सारा एजुकेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। मुसलमानों को इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तीसरी बहुत बड़ी बात यह है कि हमें अपने अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज, इन चीजों को बहुत तेजी से डेवलप करने की जरूरत है, और ये हमारी माशी तरक्की और हमारी दूसरी तरफ समाजी तरक्की के लिए बहुत एक चीज मैं इसमें ये सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि जो भी बजट एलोकेट माइनॉरिटीज के लिए हुकूमत करती है, जो भी इदारे उसी से देखिए, इदारे ने ये मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारी स्कीम्स भी की है। हाँ, सीखो और कमाओ, अर्न एंड लर्न स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने की है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाती है और उसका फायदा नहीं उठा पाती। एक तो है गवर्नमेंट की स्कीम बनाने का काम, दूसरा ये है कि स्कीम के मुताबिक बजट एलोकेट करने का काम, तीसरा ये है कि उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। सिर्फ ये नहीं कि स्कीम आपने बना दी। कौन की जिम्मेदारी क्या है? अनवर पाशा साहब, ये बताइए, अक़लियतों की अपनी जिम्मेदारी क्या है? मैं उधर आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखिए अनवर पाशा साहब, इस बात को भी ध्यान में रखिए जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो बायस भी हैं, कहीं ना कहीं मुतासिब लोग भी बैठे हैं। ऐसी सूरत में अगर आप बैठे हैं तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन जी और नेशनल माइनॉरिटी मालियाती कारपोरेशन, ये जो है 2 ऐसे इदारे हैं जहां से ऐसी स्कीमें हैं जिनसे अक़लियतें फायदा उठा सकती हैं, उठाना चाहिए। यहां पे जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनका जो रवैया है अक़लियतों के तई, वो निहायत ही गलत रवैया है। वो कभी ये नहीं चाहते कि आसानी के साथ मदद करके उनको उस तरह की स्कीमों के फायदे पहुंचाने में हम मुआविन बने। एक तो वो रेड टेपिज्म का एक जो है वो सिलसिला है वहां, दूसरा ये है, दूसरा ये भी है कि जो शरायत हैं, जो जवाबित हैं, वो ऐसे टेढ़े हैं, इस तरह के हैं कि अक़लियती तबके के अफराद उन शरायत पे पूरे नहीं उतरते, उनकी तकमील नहीं कर पाते, इसलिए उन स्कीमों को उनके नफाज या उनसे फायदा उठाने में महरूम रहते हैं। इन चीजों को हुकूमत ठीक कर सकती है, इन चीजों को हम अपने वाचडॉग के जरिए ठीक कर सकते हैं। दोनों सतहों पर विजिलेंट रहने की जरूरत है, तभी जाकर के हमें कामयाबी मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 बातें मुख्तसरन अर्ज करना चाह रहा हूं। पहले तो यह है कि हमारे लीडर्स को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को मुस्तकिल कौम की बताने की जरूरत है कि भाई दुनिया बदल गई है, आपको कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। मोटी मिसाल ये है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद जो लोग बाहर से आए थे, हिंदू हजरात पाकिस्तान से मुंतकिल होकर यहाँ आए थे, लुटे पिटे थे, न उनकी कोई लीडरशिप थी, न कुछ था, वो कहां से कहां पहुंच गए। आपके भी हालात खराब थे, लेकिन आप बहरहाल यही थे, आपके पास रहने के लिए जगह थी, ऊपर गए और हम नीचे, और आप उनसे भी ज्यादा नीचे पहुंच गए। वो उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप की। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कहना हूं कि कम्युनिटी को ये समझना होगा कि आप जमहूरियत में हैं, आप कट थ्रोट कंपटीशन में हैं। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़कर के अपना हिस्सा लेना होगा। आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मैं इस बात जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है।
دیکھیے ایک تو کنڈیسو حالات بھی پیدا کرنا، معقول اور مناسب حالات، یہ تو قوم مواقع پیدا کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ جس میں معاشرے کا ہر طبقہ، ہر کمیونٹی یکساں طور پر ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو ترقی کے دوڑ میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے، وہ پیچھے رہنا چاہتا ہے، وہ اس کی دلی خواہش نہیں ہوتی۔ حالات ایسے ہوتے ہیں مخالف ہوا میں آپ نے اپنی کشتی چلائی ہے، یہ اب یہی دیکھیے سوچ کی ساری بات ہے۔ ابھی آپ نے جو بتایا صرف 2 منسٹریز نہیں ہے، کم سے کم 10 منسٹریز اور ہیں جس میں کی 15% پروگرام کے تحت آپ کا 15% ہے۔ کس کو پتا ہے؟ آپ 2 منسٹریز کی بات کرتے ہیں، خالی جو بھی بات کرتا ہے وہ مائنارٹی منسٹری اور چائلڈ منسٹری کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ حالانکہ کم سے کم 10 منسٹریز 11 منسٹریز ایسی ہیں جس میں آپ کا 15%۔ اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ میری بات کے بارے میں اشتہار دینا، ان کو مشتہر کرنا، میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا، مختلف ذرائع کے ذریعے عوام تک ان اسکیموں کے بارے میں خبر کرنا، انہیں بھی سرکار میں معلومات فراہم کرنا، کیا یہ ذمہ داری سرکار کی نہیں ہے؟ آپ سارے اشتہارات دیتے ہیں، مائنورٹی سے متعلق اشتہارات نہیں آتے۔ آپ دنیا بھر کے تمام منریگا کے اشتہارات آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن کے اخباروں پہ، سب پہ دیکھیں، لیکن جو اقلیتوں سے متعلق جو اسکیمیں ہیں ان کے اشتہارات، ان کے بارے میں معلومات نہیں پہنچ پاتی لوگوں کو۔ صرف اشتہارات سے بات نہیں بنے گی، خالی اشتہارات آنے آپ نے اپنی بات کہہ لی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا ہے جو تعلیم سے متعلق بات ہوئی۔ دیکھیے رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت 6 سے 14 سال کے بچوں کو تعلیم فری ہے، کمپلسری بھی ہے، لیکن جب اسکول نہیں ہوں گے تو تعلیم کہاں سے ہوگی؟ آپ جا کر کے ان علاقوں کو دیکھیے جس میں اسکول فراہم کرانا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے تحت آپ جائیں سرکار کے پاس تو یہ قانون بن چکا ہے کہ یہ جو ہے ہم لوگ گئے ملے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں ان علاقوں کے لیے، لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 2-4 لوگوں کی کوشش کرنے اور 2-4 لوگوں کی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گئے، آپ نے لیکن منسٹری کی طرف سے 710 بلاک ایسے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، 710 بلاک جہاں مائنورٹی کنسنٹریشن ہے اور جہاں اسکول اور کالج کے نہیں ہو سکا، 66 ٹاؤنز سلیکٹ کیے گئے تھے، نہیں ہو سکا، 190 شہر بڑے چنے گئے تھے، کہاں کچھ ہوا؟ RTI کے تحت ہم نے اس سلسلے میں جب انفارمیشن مانگی تھی حکومت سے، PMO سے، تو یہی جواب آیا، کسی بھی ضلع میں کوئی اسکول اس اسکیم کے تحت نہیں کھل پایا ہے۔ وہ مائنورٹی کنسنٹریٹڈ جو اضلاع ہیں وہ ضلع میں کھلے ہیں، اس بستی میں نہیں کھلے۔ مجھے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ بہت سارے لیول کے اوپر کمی ہے، ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ بجٹری ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے بجٹ تو گورنمنٹ دے سکتی ہے، ہمارا جو بجٹ اس سب پچھلے یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے اس میں 16,500 کروڑ کا 16.5 لاکھ کروڑ کا ہمارا بجٹ تھا ٹوٹل، پلان اور نان پلان دونوں لے کر کے۔ اس کے اندر سے گورنمنٹ سے اگر آپ کہیے تو یہ 3,000 ساڑھے 3,000 کروڑ سے بڑھا کر کے وہ 7,000 8,000 کروڑ بھی کر سکتی۔ مسئلہ بجٹ سے 66,000 سم تھنگ ہے، SC/ST کے لیے 66,000 سم تھنگ کروڑ روپے ہے، مسلمانوں کے لیے 3,000 سم تھنگ، اور ان کی آپ پاپولیشن دیکھیے، آپ دیکھیے دونوں کے آبادی کا تناسب بھی دیکھیے، آبادی کا تناسب بھی دیکھیے۔ اس میں گئے تھے پلاننگ کمیشن کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو بجٹ آپ کا تھا وہ آپ نہیں، لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ آبادی کا تناسب دیکھیے لیکن بجٹ جو ہے یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا ہے۔ 2010-11 میں 587 کروڑ بجٹ آپ کا واپس آ گیا، تو جب واپس آ گیا بجٹ ہی نہیں خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے ذمہ دار کون؟ امپلیمنٹنگ ایجنسی ذمہ دار ہیں، وہ سرکار کی امپلیمنٹنگ ایجنسی ذمہ دار ہیں، اور عوامی بیداری بھی اس کے لیے ایک فیکٹر ہے، لیکن سرکار کی امپلیمنٹنگ ایجنسیز اس کے لیے زیادہ ذمہ دار ہیں، پیسے واپس گئے اس کی ذمہ داری ان ایجنسیز کی ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہماری تیاری، دیکھیے پیسہ ایلوکیٹ کرنا، وہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسہ ایلوکیٹ کرنا گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس پیسے کو خرچ کس طرح سے کیا جائے جس کا جو کہ افیکٹولی خرچ ہو اور اس کے اثرات سامنے۔ ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کیا اسکیمیں لائی جائیں اور کس طرح سے بجٹ کے جو ایلوکیشنز ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ ایک بات بہت اچھی اطہر فاروقی صاحب نے کہی کہ نہ حکومت میں مسلمان ہیں نہ ان کا کوئی حکمراں ہے، ایسی صورتحال ہے تو ایسے میں آگے بڑھ کر کے ہی مسلمانوں کو اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہوگی، اور جتنا بھی چاہے وہ 3,511 کروڑ ہو یا وہ رقم بڑھا کر کے اور زیادہ کر دی جائے اس سے
पूरे तौर पे फायदा उठाना और उसका पूरा इस्तेमाल करना, ये भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की खुद की जिम्मेदारी है। सीधी सी बात यह है कि उनमें खुद में बेदारी आनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि जो भी स्कीम या जो भी काम वो करती है उसको पूरे तौर पे कौम तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, वो स्कीम तक पहुंचेंगे, उसको जानेंगे, तभी उसका फायदा उठा पाएंगे। कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं, कहीं ना कहीं कमियां दोनों तरफ से हैं। अगर अक़लियत भी अपने हक को लेकर के आगे आए और गवर्नमेंट भी उसको लेकर और संजीदा हो तो मेरे ख्याल से मुसलमानों की बेहतरी होगी। आज हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, अतहर फारूकी साहब, इलियास मलिक साहब और प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samay live.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए आलमी समय।